स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज करंट, जो कि लाइन करंट ही होती है, उसके बीच का एंगल फाई दिया हुआ है। और देखिए मैंने जो फेज वोल्टेज, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का लाइन जब वोल्टेज खींचते हैं तो ये देखिए जो लाइन वोल्टेज है वह फेज वोल्टेज से 30 अंश लीड कर रहा है। मतलब कि लाइन वोल्टेज तथा लाइन करंट के बीच में 30 प्लस फाई अंश का एंगल होगा स्टार कनेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। तो इसमें देखिए ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। जो क्रेस्ट लेइंग है यही मेथड नहीं है। फॉर ए शॉर्ट पिच सिंक्रोनस मशीन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गुणा के पिच फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। EMF इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर्स केस वन लीडिंग पावर फैक्टर यानी EF इज ग्रेटर देन VT, यानी सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर पर जो इंड्यूस्ड EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो उस समय देखिए फार्मूला EF बराबर कड़ी में VT cos फाई माइनस IA RA का होल स्क्वायर प्लस VT इंटू साइन फाई प्लस IA XA का होल स्क्वायर। अब देखिए लैगिंग पावर फैक्टर पर, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF है मोटर में वह कम होगा टर्मिनल वोल्टेज से। तो वहाँ पे देखिए EF का फार्मूला करली में VT cos फाई माइनस IA RA का होल स्क्वायर प्लस VT साइन फाई माइनस IA XA का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंक्रोनस जनरेटर में लीडिंग पावर फैक्टर पर, यानी कि देखिए जनरेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड EMF से ज़्यादा होगा लीडिंग केस में। उस समय देखिए EF बराबर हो जाएगा कड़ी में VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस VT साइन फाई माइनस IA XA का होल स्क्वायर। अब देखिए लैगिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस जनरेटर में होगा तो जो इंड्यूस्ड EMF है वह टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो उस समय देखिए EF बराबर होगा करोड़ी में कोष्टक में VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस VT साइन फाई प्लस IA XA का होल स्क्वायर। EF इंड्यूस्ड VT टर्मिनल वोल्टेज IA आर्मेचर करंट RA आर्मेचर रेजिस्टेंस XA आर्मेचर रिएक्टेंस। ऑल द यूज्ड वैल्यूज इन फार्मूला आर पर फेज वैल्यूज। What is the most vital condition to be ensured throughout the period of drying out transformer, which usually takes 3 to 4 weeks for large transformer? The oil temperature should never exceed 90°C. Drying of transformer insulation. The cases in which the drying of transformer is necessary are as follows. Traces of water were found on the active part or in the tank. Storage of a transformer without oil exceeded 1 year. फिर देखिए सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल lost its blue color as it absorbed moisture. Active part of a transformer was exposed to an outside air for longer than the set time. Dehydration of transformer did not bring the insulation to the standard values. Ways of dehydration of transformer insulation. Hot dry oil circulation. First the oil is heated to 80 से 85 अंश सेल्सियस, dried and filtered in the oil plant. The essence of this method consists in the diffusion of the moisture from the outer layers of insulation into the dry oil, then removed in a dry plant. Thermal vacuum method. In this approach is used primarily for drying out transformer voltage class
of 110 से 750 किलोवोल्ट. First, the oil is heated to 80 से 85 Celsius. Then the insulation is heated by hot oil circulation or the circulation of current in the winding. Then the oil is drained and the transformer itself is evacuated for 48 hours. Cyclic drying. A transformer is heated by sprayed hot oil in a vacuum and additional blowing of drying hot air until the insulation temperature is 80 to 90 Celsius. Then again the transformer is evacuated with heated with jet of hot oil. Therefore, it is observed that the most vital condition throughout the period of drying out of transformer is that the oil temperature should never exceed 90 Celsius. Underground केबल लेइंग प्रैक्टिकल 3D सेटअप देखिए. डायरेक्ट लेइंग मेथड. ट्रेंच 600 से 900 mm. ट्रेंच डेप्थ 750 से 1200 mm. देखिए इंटरनल 3D व्यू. अब देखिए ड्राई इन सिस्टम डक्ट पाइप. ट्रेंच 900 से 1200 mm. देखिए 600 से 900 mm ट्रेंच विथ इंटरनल 3D व्यू इनसाइड डक्ट. अब देखिए सॉलिड सिस्टम इन ट्रेंच प्रैक्टिकल 3D सेटअप. क्रॉस सेक्शन 600 से 900 mm, 900 से 1200 mm डेप्थ. Drying of transformer insulation practical 3D setup. Why drying is necessary? Trace of water in active part or in the tank. Storage without oil is greater than 1. Most vital condition oil temperature should never exceed 90 Celsius. Hot dry oil circulation method. दूसरा thermal vacuum method. तीसरा cyclic drying method. Oil is heated 80 से 85 सेल्सियस हॉट ड्राई एयर सर्कुलेशन मेथड में. थर्मल वैक्यूम मेथड में ऑयल इज हीटेड 80 से 85 सेल्सियस. साइक्लिक मेथड में इंसुलेशन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 80 से 90 सेल्सियस. The function of equalizing connection in a lap-wound DC generator is to avoid unequal distribution of current at brushes. Under ideal conditions, the flux from all the poles is exactly same, hence the induced EMF and current carried by each path will be equal. But under practical operating conditions, there is variation in air gap length or difference in magnetic properties of poles material, which causes a slight unbalance of induced EMF in various parallel paths. As a result, conductors under stronger poles generate greater EMF and hence carry larger current than remaining conductors. It means that some brushes are overloaded and carry more current than normal current, while the remaining brushes carry less current due to underloaded. The current does not reverse completely in a given commutation time period due to overloaded brushes, and that will cause sparking between brushes and commutator surface. The equalizer ring are used to overcome such problem. Hence, the function of equalizer ring is avoid unequal current distribution at the brushes and to reduce sparking between brushes and commutator. The equalizer ring are low resistance copper conductor which connect those points in the armature winding which have potential difference between them. If there are potential differences between such points, the circulating current flow through equalizer ring rather than brushes.
Thus, the equalizer ring relieves the brushes to the circulating current by casing the latter to be passed by equalizer ring. लैप वाउंड डीसी जनरेटर इक्वलाइजिंग कनेक्शन। देखिए लैप वाइंडिंग प्रैक्टिकल सेटअप। इक्वलाइजिंग कनेक्शन रिंग स्टेप्स। इक्वलाइजिंग कनेक्शन रिंग बिटवीन एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट। देखिए फंक्शंस न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेस, avoid short circuit current, improve commutation. Without equalizing connection, with equalizing connection. In a mercury cell, zinc mercury amalgam is used as an anode and carbon is used as a cathode. A paste of HGO is used as an electrolyte. Mercury cell practical 3D setup. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, कार्बन रॉड बोले तो कैथोड, कार्बन रॉड कैथोड, सी से कार्बन सी से कैथोड। फिर पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के ओ एच प्लस एच जी ओ। फिर देखिए पोरस सेपरेटर, जिंक मरकरी मरकरी अमलगम एनोड, जिंक मरकरी अमलगम बोले तो एनोड। देखिए एनोड बोले तो जिंक मरकरी पर जेडएन प्लस 2 OH इक्वल टू जेडएनओ प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए कैथोड बोले तो कार्बन पर होगा HgO प्लस H2O प्लस 2E बोले तो Hg प्लस 2OH निगेटिव। इन ए मरकरी सेल the electrolyte used is typically a paste of potassium hydroxide KOH and mercury oxide HgO. The paste serve as a source of hydroxide and OH negative that are needed to complete the electrochemical reaction occurring in the cell. The reaction at the anode involve the oxidation of the zinc in the amalgam to form zinc ions Zn2 plus and electron E negative ions. Single pole two-way switch. This is a three-terminal device capable of making or breaking two connections from a single position. These switches are used in staircase lighting where one lamp is controlled from two different places. Staircase wiring practical 3D setup. देखिए staircase wiring is a two-way switch connection in which one lamp is controlled by two-way SPDT switches from two different। देखिए phase L two-way switch S1, two-way switch S2 लैंप। देखिए इसका जेनर ब्रेकडाउन occurs due to tunneling। देखिए द टनलिंग इफेक्ट ए क्वांटम मैकेनिकल phenomenon allow electron to pass through the potential barrier in the diode's depletion region under a strong electric field, leading to a rapid increase in current when the reverse bias voltage exceeds the Zener breakdown voltage। देखिए जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है। जब जेनर डायोड पर रिवर्स बायस बढ़ाया जाता है तो डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज हो जाता है। यह तेज इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में टनल करने की अनुमति देता है। इसी कारण अचानक रिवर्स करंट बहुत बढ़ जाता है। इसे ही जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर, हाई एक्यूरेसी। Digital voltmeters provide precise measurement, easy to read. Digital display eliminate parallax errors, making them easy to read. Durable and reliable. They are generally more robust and have fewer
moving parts compared to analog meters. Compact and portable. Their compact size makes them easy to carry and use in various locations. देखिए फेरेंटी इफेक्ट occurs when the line is energized but is either on no load or is very lightly loaded. It is primarily caused by the capacitive charging current of the line flowing through the series inductance of the line. The effect is more pronounced in long distance transmission lines and underground cables due to higher capacitance. देखिए फार्मूला यूज्ड फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ यल length L. The relationship between sending end voltage Vs and receiving end voltage Vr at no load is approximately given by Vr बराबर Vs बटा के cos बीटा into L, where बीटा is the phase constant, omega thirty में LC, L is the length of the line. Alternatively, using a series expansion for short or medium approximation, Vr is equal to Vs कोष्टक में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर LC बटा के 2. डिजिटल वोल्टमीटर प्रैक्टिकल सेटअप. डीसी पावर सप्लाई, टेस्ट सर्किट, रजिस्टर लोड, मेजर्ड वोल्टेज, सेट वोल्टेज. डिजिटल वोल्टमीटर. Digital voltmeter measure the potential difference voltage between 2 points in a circuit. It is connected in parallel across the component or source whose voltage is to be measured. देखिए फेरेंटी इफेक्ट प्रैक्टिकल 3D विजुअल एक्सप्लेनेशन. देखिए एट नो लोड ओपन सर्किट और लाइट लोड वी आर इज ग्रेटर देन वी एस. पावर स्टेशन सेंडिंग इन वी एस सेंडिंग इन वोल्टेज 11 किलो वोल्ट. देखिए यहाँ पे लाइन कैपेसिटेंस आई सी बराबर ओमेगा इंटू सी इंटू वी चार्जिंग करंट लीडिंग वी बाई 90 एंगल. देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वह 12.32 किलो वोल्ट मिल रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है. देखिए इसका इक्वलेंट सर्किट नो लोड कंडीशन वी एस. देखिए एल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस. देखिए इसका वी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो वी एस प्लस जे आई सी इंटू ई एक्स एल. देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑन वोल्टेज एग्जाम्पल. नो लोड ओपन सर्किट में वी एस 11, तो देखिए वी आर का मान 12.32. वी आर का मान वी एस से ज़्यादा है. लाइट लोड में 11 है सेंडिंग एंड का, तो रिसीविंग एंड का 11.25. मीडियम लोड में 11 है तो रिसीविंग एंड पर 10.8 है. हैवी लोड पर देखिए सेंडिंग एंड 11 वोल्ट तो रिसीविंग एंड पे 10.10 वोल्ट. In which following amplifier configuration the power gain is largest? कॉमन एमिटर में पावर गेन ज़्यादा होता है. पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर. द पावर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन. पावर गेन ए पी बराबर ए भी प्लस ए आई. ए पी पावर गेन, ए भी वोल्टेज गेन, ए आई करंट गेन. देखिए इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर में लो, कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई तथा कॉमन बेस में वेरी लो. इसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा बी सी ई. बी सी ई मतलब बिग के. इनपुट रेजिस्टेंस बिग के मतलब कि यदि कॉमन बेस होगा तो उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस तथा कलेक्टर होगा तो उसमें थोड़ा सा, नहीं बी ई सी कॉमन एमिटर होगा तो उसमें लो होगा तथा कलेक्टर होगा तो उसमें इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. अब देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर में हाई, कॉमन कलेक्टर में लो तथा कॉमन बेस में वेरी लो, वेरी हाई. वोल्टेज गेन देखिए कॉमन एमिटर में हाई, कॉमन कलेक्टर में 1 होता है वोल्टेज गेन
कॉमन बेस में हाई। करंट गेन देखिए कॉमन एमिटर में हाई तथा कॉमन कलेक्टर में भी हाई। और देखिए कॉमन बेस में यूनिटी। पावर गेन कॉमन एमिटर में हाईएस्ट, कॉमन कलेक्टर में हाई, कॉमन बेस में लो। देखिए यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर में 1 किलो ओम से 10 किलो ओम। देखिए कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई 50 किलो ओम से 1 मेगा ओम। कॉमन बेस में देखिए वेरी लो 20 ओम से 100 ओम के बीच में। अब देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए कॉमन एमिटर में मीडियम 10 किलो ओम से 50 किलो ओम। कॉमन कलेक्टर में लो 50 ओम से 500 ओम। कॉमन बेस में देखिए वेरी हाई 50 किलो ओम से 1 मेगा ओम। देखिए वोल्टेज गेन कॉमन एमिटर में देखिए हाई लगभग 100। अब देखिए कॉमन कलेक्टर में 1। अब देखिए जो कि कॉमन बेस में हाई 50 से 200। अब देखिए करंट गेन कॉमन एमिटर में हाई यानी 100, कॉमन कलेक्टर में देखिए हाई यानी 100। अब देखिए कॉमन बेस में जो है कि यूनिटी 1। पावर गेन देखिए कॉमन एमिटर में हाईएस्ट, कॉमन कलेक्टर में हाई तथा कॉमन बेस में लो। देखिए फेज शिफ्ट कॉमन एमिटर में 180 अंश, आउटपुट इन्वर्टेड। कॉमन कलेक्टर में 0 अंश, नो फेज शिफ्ट। कॉमन बेस में भी नो शिफ्ट। देखिए कॉमन एमिटर जनरल पर्पज एम्पलीफिकेशन, कॉमन कलेक्टर बफर इम्पीडेंस मैचिंग में, कॉमन बेस का हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, रिड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। देखिए जनरली इसका मान जो होता है वह 1 ओम से नीचे होता है। देखिए बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि यदि स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे तो करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो कर जाएगी और जो मोटर है वो बर्न हो जाएगा यानी जल जाएगा। देखिए व्हाट हैपन इफ लोड गोज इंक्रीजिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल फुल लोड। मतलब कि यदि इंडक्शन मोटर पर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा फुल लोड तक। Effect of load increment in an induction motor torque, as a three-phase induction motor is loaded from no load to rated load, the speed will decrease and hence the slip will increase. The electromagnetic torque of the three-phase induction motor is given by, देखिए टी इंडक्शन मोटर बराबर 180/2 पाई NS इंटू यस ई टू का होल स्क्वायर बटे के R2 स्क्वायर प्लस यस इंटू X2 का होल स्क्वायर इंटू R2/S। देखिए एट फुल लोड यस इज लेस देन 1, मतलब कि फुल लोड पर जो स्लिप होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। एंड हेंस यस X2 इज इक्वल टू R2, मतलब कि यस X2 का मान R2 के लगभग बराबर होगा। At this condition, T is proportional S into V square. Therefore, the torque increases almost in proportion to slip power factor because of the air gap. The resistance of the magnetic circuit of the three-phase induction motor is very high. Consequently, the current drawn by the motor on no load is largely magnetizing current. The no-load current is lagging the applied voltage by a large angle. Thus, the power factor of a lightly loaded three-phase induction motor is very low. The power factor will improve as the motor is loaded from no load to rated load. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने पर क्या होता है? मान लो मोटर शुरू में नो लोड बिना भार चल रही है। देखिए टार्क बढ़ता है, घुमाने की ताकत। नो लोड पर मोटर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए टार्क कम होता है।
लोड बढ़ाने पर मोटर को ज़्यादा भार घुमाना पड़ता है, इसलिए मोटर ज़्यादा टॉर्क पैदा करती है। लोड बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। दूसरा देखिए, स्पीड थोड़ा कम होती है। इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम पर चलता है। नो लोड पर स्पीड लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। लोड बढ़ाने पर रोटर थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। अब देखिए, लोड बढ़ेगा तो स्पीड थोड़ा सा कम होगा, स्लिप बढ़ता है। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर स्लिप होता है। नो लोड पर स्लिप बहुत कम, 1 से 2% होता है। फुल लोड पर स्लिप बढ़कर 3 से 6% हो सकता है। मतलब कि लोड बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। अब देखिए, पावर फैक्टर बेहतर होता है। नो लोड पर मोटर अधिक मैग्नेटाइजिंग करंट लेता है, पावर फैक्टर बहुत खराब होता है। लोड बढ़ने पर यूजफुल करंट बढ़ता है, पावर फैक्टर सुधर जाता है। निष्कर्ष, लोड बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। अब देखिए, करंट बढ़ता है। नो लोड पर कम करंट लेती है, लोड बढ़ाने पर ज़्यादा करंट लेती है। मतलब लोड बढ़ेगा तो करंट भी ज़्यादा बढ़ेगा। एफिशिएंसी देखिए, पहले बढ़ती है। नो लोड पर एफिशिएंसी कम होती है। रेटेड लोड के पास एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओवरलोड पर एफिशिएंसी फिर कम होने लगती है। इसको याद रखें। एक लाइन में, लोड बढ़ेगा तो टार्क बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा, पावर फैक्टर सुधरेगा, स्पीड स्पीड जो है घटेगा। एफिशिएंसी पहले तो रेटेड लोड तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटने लगेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफेक्ट ऑन लोड इंक्रीमेंट प्रैक्टिकल सेटअप। थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज वोल्टमीटर, थ्री फेज एमीटर, पावर फैक्टर वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, लोडिंग डायनामो मीटर, इलेक्ट्रिकल। देखिए, स्पीड नो लोड पर 1485 आरपीएम। लाइट लोड बोले तो 25% लोड पर 1460। मीडियम लोड पर 1430, मतलब कि 50% लोड पे। अब देखिए, नियर फुल लोड यानी रेटेड लोड लगभग 75% लोड पर 1405 की स्पीड से घूम रहा है। फुल लोड पर बोले कि तो 100% लोड पर 1380 आरपीएम से घूम रहा है। अब देखिए, करंट नो लोड पर 0.85 खींच रहा है, लाइट लोड पर 1.4 एम्पियर, मीडियम लोड पर 2.1 एम्पियर, नियर फुल लोड पर 2.9 एम्पियर। अब देखिए, फुल लोड पर जो है कि 3.6 एम्पियर करंट खींच रहा है। पावर फैक्टर देखिए, नो लोड पर 0.2 है, लाइट लोड बोले तो 25% लोड पर 0.45, मीडियम लोड पर 0.68। अब देखिए, फुल लोड बोले तो 75% पे 0.82 पावर फैक्टर। फुल लोड पर देखिए 0.88 हो जा रहा है। इसमें देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। जो मल्टीमीटर होता है वह डायरेक्टली पावर को मेजर नहीं करता है। देखिए, multimeter can be used to measure power, but they do not directly measure power. To measure power with a multimeter, you will need to measure the voltage and current in the circuit and then use the following formula to calculate the power. Multimeter. A multimeter is an electronic instrument. It is mainly used to measure the three basic electrical characteristics of voltage, current, and resistance. It can also be used to test the continuity between two points in an electrical circuit. The multimeter has multi functionalities. It acts as an ammeter, voltmeter, and ohmmeter. It is a handheld device with a positive and negative indicator needle over a numeric LCD digital display. Multimeters can be used to
used for testing batteries, household wiring, electric motors, and power supplies. Digital multimeters are more accurate than analog multimeters. The primary difference between the two is the display. An analog multimeter uses a needle to show the value, while a digital multimeter will show the results as number on a screen. Measurement power using a multimeter practical 3D setup. देखिए प्रैक्टिकल 3D सेटअप एसी पावर सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एमसीबी डिजिटल मल्टीमीटर वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर करंट देखिए लोड बल्ब 100 वाट 230 देखिए सर्किट डायग्राम पावर बराबर V गुणे के आई पहला स्टेटमेंट दिया है सेलियंट पोल रोटर अल्टरनेटर हैव नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप यह गलत है देखिए सेलियंट पोल रोटर में यूनिफॉर्म एयर गैप होता है दूसरा सेलियंट पोल रोटर अल्टरनेटर आर मैकेनिकली रोबस्ट यह जो है नहीं पहला वाला जो स्टेटमेंट है ट्रू है मतलब कि सेलियंट पोल जो रोटर होता है उसमें जो गैप एयर गैप होता है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है यह बात सत्य है दूसरा सेलियंट पोल रोटर अल्टरनेटर आर मैकेनिकली रोबस्ट यह गलत बात है दूसरा वाला यह बोल रहा है कि जो सेलियंट पोल रोटर होता है वह मतलब कि मैकेनिकली मजबूत होता है यह गलत बात है मजबूत नहीं होता है सिलेंड्रिकल रोटर मजबूत होता है salient pole synchronous machine in a salient pole synchronous machine armature winding is on stator and field winding is on rotor the term salient means projecting a salient pole consists of poles that are projected out from the surface of the rotor core these are used for the rotor for four or more poles the rotor of salient pole machine देखिए डैम्पर बार स्टील स्पाइडर शाफ्ट रिवेट पोल फेस पोल बॉडी फील्ड वाइंडिंग ए नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप accompanies a salient pole synchronous machine. The air gap is minimal under the pole centers and it is maximum in between the poles. Salient pole rotor alternator are not mechanically robust. The pole faces are so shaped that the radial air gap length increases from the pole center to the pole tips so that the flux distribution in the air gap is sinusoidal. This will help the machine to generate sinusoidal EMF. To give the alternate north and south polarities, the individual field pole windings are connected in series. The end of the field winding is connected to a DC winding by the brushes on the slip rings. When field current is reduced to zero, reluctance torque comes into play. Reluctance torque. Reluctance torque is the torque generated because the motor is moving to a position where the reluctance seen by the armature flux is declining. Reluctance exists only when there is an unsymmetrical air gap. Therefore, it exists only for salient pole synchronous machine and does not exist for the cylindrical machine. Reluctance torque comes into play when any winding is disconnected. Example field winding or armature winding in the running condition. Reluctance torque also produces reluctance power which makes the machine more stable. The machine will continue to run at synchronous speed due to reluctance torque even when field winding or armature winding are disconnected. Salient pole synchronous मशीन रोटर इंटरनल व्यू प्रैक्टिकल देखिए
स्लिप रिंग, शाफ्ट, रिवर, स्टील स्पाइडर, रिवेट, पोल फेस, पोल बॉडी, फील्ड वाइंडिंग, डीसी एक्साइटेशन, डैम्पर, बार। Which of the following gates is also called all or nothing gate? AND gate को AND gate अथवा all or nothing gate. An AND gate is a logic gate having two or it produces high only when all its input are high. In all other cases, its output is low, and an AND gate operates on logical multiplication rules. Figure shown below the symbol of AND gate y बराबर a डॉट b। देखिए आर गेट अथवा एनी अथवा ऑल। An OR gate is logic gate having two or more inputs and a single output. An OR gate operates on logical summation rules. Figure shown below the symbol of OR gate. NOT gate अथवा complement gate. A NOT gate is a logic gate that inverts the digital input signal. It is referred to as an inverter. Figure shown below the symbol of NOT gate. Y बराबर a बार। In which type of zero sequence model the path is completed through neutral point to the ground, ground star to grounded star? Zero sequence network of transformer. In a star connection without ground, the neutral path is open circuited, hence zero sequence current is absent. In this connection, in a star connection with the ground, the neutral path is short circuited, hence zero sequence current can flow in this connection. In the delta connection, the circuit provides no return path, hence the zero sequence current cannot flow in delta transformer. Star connected winding with neutral grounded. Zero sequence current in delta connected winding. Compensating winding is provided in a DC motor to prevent commutator flashover upon sudden change in load. Compensating winding are used in DC machine to neutralize the cross-magnetizing effect of armature reaction. Cross-magnetizing effect changes with load current. It results in shifting of the magnetic neutral axis. The machines which are subjected to large changes in load will experience a sudden shift in magnetic neutral axis. This will result in a statically induced EMF in the armature of the DC machine. This statically induced EMF in armature may strike an arc between the commutator segment and result in flashover in the whole commutator segment. Compensating winding is also known as a pole phase winding. Pole phase winding. Compensating winding is embedded in the slots in pole phase. It is connected in series with the armature winding so that their EMF are proportional to the same current. To compensate for the effect of armature reaction, the direction of current in compensating winding must be opposite to that in the armature winding just below the pole face. Compensating winding are generally used only large machines which are subjected to large fluctuation due to their large size and increased cost. Compensating binding. Compensating binding. डीसी मोटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग व्यवहारिक 3D सेटअप। कंपनसेटिंग बाइंडिंग पोल शू पर लगाई जाती है और इसका काम आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाली समस्याओं को रोकना। डीसी मोटर का आंतरिक 3D कट सेक्शन। दूसरा, पोल शू पर कंपनसेटिंग बाइंडिंग का क्लोज व्यू फील्ड पोल।
ऑल्सो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तांबे की वाइंडिंग आर्मेचर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन डायग्राम। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? पहला, मेन फील्ड एम्पियर टर्न बढ़ाने के लिए। दूसरा, अधिक स्पीड ड्रॉप को रोकने के लिए। तीसरा, अचानक लोड परिवर्तन पर कम्यूटेटर फ्लैश ओवर रोकने के लिए। अच्छी कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बिना और साथ में। बिना कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फ्लक्स डिस्टॉर्शन, न्यूट्रल शिफ्ट, स्पार्किंग, स्पीड ड्रॉप अधिक। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ फ्लक्स संतुलित, न्यूट्रल सही स्थिति में, स्पार्किंग कम, स्पीड ड्रॉप कम। If in an RLC series circuit the frequency is below the resonant frequency, then Xc is greater than XL। देखिए, इन RLC सीरीज AC सर्किट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Xc बराबर XL। देखिए, यदि फ्रीक्वेंसी इसमें Xc का मान जो होगा XL से बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा। देखिए, यदि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उस समय एक्सएल का मान जो है कि एक्ससी से अधिका होगा। देखिए, यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए F1, यहाँ पे एक्ससी का मान एक्सएल से ज़्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट है। अब देखिए यहाँ पे F2 जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखिए एक्सएल का मान जो एक्ससी से ज़्यादा है, यानी यह इंडक्टिव सर्किट है। द टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द एस डोमेन नेटवर्क obtained as viewed through the input terminal is called driving point impedance. An equivalent impedance is an equivalent circuit of an electrical network of impedance elements which presents the same impedance between all pairs of terminals as did the given network. The driving point impedance is a mathematical representation of the input impedance of a filter in frequency domain using one of a number of notations such as Laplace transform, S domain, or Fourier transform, JW domain. Hence, the total equivalent impedance of the S domain network obtained as viewed through the input terminals is called the driving point impedance। सबसे पहले इम्पीडेंस के बारे में तो हम जानते ही हैं। रेजिस्टेंस आर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी होता है। तीनों मिलाकर इम्पीडेंस जेड बनाते हैं। यस डोमेन क्या है? जब हम सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं तो उसे यस डोमेन कहते हैं। उदाहरण, एक्चुअल कंपोनेंट यस डोमेन इक्विवेलेंट। रजिस्टर को यस डोमेन में आर बोला जाता है, इंडक्टर को यस यल बोला जाता है, कैपेसिटर को 1 के यस सी बोला जाता है। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब देखिए, डेराइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट है, इनपुट आर एल सी। तुम सर्किट के इनपुट टर्मिनल पर खड़े होकर अंदर देखते हो, जो कुल इम्पीडेंस दिखाई देता है वही डेराइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो एक कमरा है, तुम दरवाजे पर खड़े हो, अंदर कितनी भी चीज़ें हों, टेबल चेयर बेड, लेकिन दरवाजे से देखने पर जो पूरा कमरा दिख रहा है वही तुम्हारा व्यू है। देखिए, उसी तरह इनपुट टर्मिनल से देखने पर जो कुल इम्पीडेंस दिखता है डेराइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। इनपुट टर्मिनल से देखी गई यस डोमेन नेटवर्क की कुल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को डेराइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलते हैं। डेराइविंग पॉइंट जहाँ से
सोर्स डेराइव कर रहा है। What is the purpose of the delay circuit in the cathode ray oscilloscope? Delay for some time in vertical sections. Delay circuit in CRO. The technique of adding a precise amount of time between the triggering point and the beginning of the scope sweep in a CRO is known as delayed sweep. The input signal is not directly applied to the vertical plates because part of the signal gets lost when the delay time is not used. Therefore, a delay line is placed between the output of the vertical amplifier and Y input of cathode ray tube to delay incoming unknown signal. The purpose of delay line is to synchronize unknown signal with sweep signal such that complete signal portion will be displayed without any loss. Cathode ray oscilloscope practical 3D setup: screen, input signal, पावर सप्लाई, टाइम डिवीजन समय प्रति डिवीजन, स्वीप टाइम, ट्रिगर लेवल ट्रिगर स्तर, डिले टाइम विलंब समय, डिले सर्किट प्रयोग में प्रयुक्त सामान्य आरसी टाइम डिले सर्किट, इनपुट सिग्नल फ्रॉम अल्टरनेटर टू वर्टिकल एम्पलीफायर भी आउटपुट। देखिए समय विलंब टी बराबर आर गुणे के सी सेकंड में लगभग आर और सी के मान बदलकर डिले समय को नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम डिले सर्किट कहाँ लगाया जाता है? इनपुट सिग्नल ट्रिगर सर्किट, स्वीप जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, एक्स प्लेट्स क्षैतिज प्लेट्स, अल्टरनेटर डिले सर्किट, वर्टिकल एम्पलीफायर। देखिए वाई प्लेट्स ऊर्ध्वाधर प्लेट जहां डिले सर्किट वर्टिकल एम्पलीफायर और इनपुट कैथोड रे ट्यूब के बीच लगाया जाता है ताकि आने वाले सिग्नल को कुछ समय के लिए रोका जा सके। डिलेड स्वीप ट्रिगर पॉइंट और स्क्रीन पर स्वीप शुरू होने के बीच जानबूझकर थोड़ा समय का अंतर डालना ही डिलेड स्वीप कहलाता है। इस समय अंतर के दौरान इनपुट सिग्नल को वर्टिकल प्लेट पर नहीं भेजा जाता, इसलिए स्क्रीन पर उस हिस्से की रेखा नहीं बनती। यहाँ तक डिले है इसलिए कोई ट्रेस नहीं दिखेगा। डिले के बाद वेव फॉर्म दिखेगा। देखिए consider the following statement about EMF method of finding the voltage regulation and select the most appropriate option. Both open and short circuit data are essential for applying this method. पहला सही है। दूसरा the largest value of synchronous impedance obtained from the largest short circuit current is considered। यह भी सही बात है, बाकी ये दोनों गलत हैं। EMF method of finding voltage regulation. The voltage regulation of the alternator by the EMF method involve the EMF quantities of all the armature parameters: armature resistance, armature leakage reactance, armature reaction. For this, both open and short circuit data are essential for applying this method. The drop due to armature reaction is not considered because it does not occur due to any of the physical elements but due to the interaction of the armature flux with the main flux. The voltage regulation calculated by the EMF method is much higher than the actual value of regulation. That's why it is called the pessimistic method. Other methods to find voltage regulation are the EMF method and Pottier triangle method.
The voltage regulation calculated by the EMF method is much lower than the actual value of regulation. That's why it is called the optimistic method. Pottier triangle method is the most accurate method for finding the voltage regulation of an alternator. देखिए, ईएम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का पहला ओसीसी प्लस एससीसी जिसे ईएमएफ मेथड बताता है। दूसरा ईएमएफ मेथड जिसे पेसिमिस्टिक मेथड, ईएमएफ मेथड जिसे ऑप्टिमिस्टिक मेथड, पोटियार मेथड जिसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड बोला जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का अंतर। देखिए, अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकल 3D सेटअप। अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकल सेटअप 3D। ओपन सर्किट टेस्ट ओसीसी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एससीसी। चौथा ईएमएफ मेथड पेसिमिस्टिक मेथड। पांचवा ईएमएफ मेथड ऑप्टिमिस्टिक मेथड। छठवां पोटियर ट्रायंगल मेथड मोस्ट एक्यूरेट। देखिए, स्टेटमेंट 1 अकॉर्डिंग टू आईएस 2309/1989 द मिनिमम हाइट ऑफ ए लाइटनिंग कंडक्टर एबव एनी रूफ शुड बी एट लीस्ट 0.5 मीटर। स्टेटमेंट 2 द कंडक्टर हाइट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कवरेज एंड प्रोटेक्शन। दोनों सत्य हैं तथा जो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। द इंडियन स्टैंडर्ड IS 2309/1989 specifies the code of practice for the protection of buildings and allied structure against lightning. This standard provides guidelines for the installation of lightning conductors to ensure adequate protection. The minimum height of 0.5 meters above the roof ensure that the lightning conductor can effectively attract lightning strikes and protect the building. This height is crucial to create a zone of protection commonly referred to as the cone of protection around the building. State the height of the lightning conductor is directly related to its effectiveness in providing protection. Adequate height ensures that the conductor can intercept lightning strikes before they reach the building. This is necessary to safeguard the structure and its occupant from the potentially devastating effects of the lightning strikes. The height also helps in creating a protective zone around the building, which reduces the likelihood of direct lightning strikes to structure. Lightning protection सिस्टम IS 2309/1989 के अनुसार बिजली गिरने से भवन और संसाधनों की सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला सिस्टम। देखिए, एयर लाइटनिंग कंडक्टर तांबा एल्युमिनियम रॉड। दूसरा डाउन कंडक्टर तांबे की पट्टी तार करंट को नीचे ले जाता है। तीसरा अर्थिंग सिस्टम डीप इलेक्ट्रोड करंट को धरती में फैलाता है। चौथा टेस्ट लिंक निरीक्षण पीठ मान और निरीक्षण के लिए। एयर टर्मिनल सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, बिजली को आकर्षित करता है।
डाउन कंडक्टर बिजली के करंट को सुरक्षित तरीके से जमीन तक ले जाता है। अर्थिंग सिस्टम प्रोटेक्शन जोन एयर टर्मिनल के चारों ओर शंकु आकार का क्षेत्र बनता है जिसके अंदर की बिल्डिंग सुरक्षित रहती है। अब देखिए न्यूनतम ऊंचाई। किसी भी छत के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम 10.5 मीटर होनी चाहिए। डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गाइडलाइन देता है। IS 2309-1989। सभी मुख्य कंपोनेंट एयर टर्मिनल तांबा रॉड, डाउन कंडक्टर तांबा पट्टी, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, टेस्ट लिंक क्लैंप्स कनेक्टर। देखिए एच जी आई, जहाँ एच प्रोटेक्शन जोन, जहाँ एच कंडक्टर की ऊंचाई और छत पर प्रोटेक्शन का रेडियस मीटर में, आर बराबर एच करड़ी में 2। सिंगल पॉइंट लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एच 5 मीटर, 2.5 से 3 मीटर। छत से कंडक्टर की न्यूनतम ऊंचाई एच 5 मीटर। प्रोटेक्शन जोन का कोण एप्रोक्स 45 अंश। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 से 3 मीटर। इलेक्ट्रोड का डायामीटर 12.5 mm से 25 mm। कंडक्टर का साइज 8 SWG से 16 SWG। देखिए इन सब के बारे में। हंटिंग एंड फेज स्विंग इज नेग्लिजिबल फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। Hunting is the phenomenon of oscillation of the rotor about its steady state position or equilibrium state in a synchronous motor. Hence, hunting means a momentary fluctuation in the rotor speed of a synchronous motor. Hunting is also known as phase swing. Hunting occurs in constant speed motors, hence is negligible in three-phase induction motor. Cases of hunting: sudden changes in mechanical load on the motor, sudden changes in the field current, cyclic variation of the load torque, halt occur in the power system to which the motor is connected। देखिए हंटिंग सिंक्रोनस मोटर में होती है, अल्टरनेटर में बोले तो सिंक्रोनस जनरेटर में भी होती है, डीसी मोटर में नहीं होती है, डीसी शंट मोटर में भी नहीं होती है, डीसी कंपाउंड मोटर में भी नहीं होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नेग्लिजिबल, एकदम नहीं के बराबर हंटिंग होती है। देखिए हंटिंग सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर में होती है। मान लो सिंक्रोनस मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है। अचानक लोड बढ़ गया, लोड कम हो गया, फील्ड करंट बदल गया, तो रोटर तुरंत नई स्थिति पर स्थिर नहीं होता बल्कि आगे पीछे झूलने लगता है। इसी आगे पीछे झूलने को हंटिंग कहते हैं। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नहीं होती है क्योंकि इंडक्शन मोटर पहले से ही स्लिप पर चलती है, इसलिए इसमें सिंक्रोनस मशीन जैसी रोटर एंगल ऑक्सीलेशन नहीं होता है। देखिए ऐसा सर्किट है तो इसको देखिए इस प्रकार के सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है। इन रजिस्टर्स टू वायर्स साइड बाय साइड इन अपोजिट डायरेक्शन आर वाउंड in order to reduce the coil inductance। Bifilar counter wound winding in resistors purpose to reduce coil inductance। terminal resistor body ceramic resistor wire 1 wound clockwise, resistor wire 2 wound counterclockwise।
कोर फार्मर सिरामिक प्रैक्टिकल रियल इमेज रेफरेंस। देखिए, हाउ बाई फिलर बाइंडिंग रिड्यूस इंडक्टेंस, नॉर्मल बाइंडिंग सिंगल वायर मैग्नेटिक फील्ड, current in the wire produces a magnetic field wound the coil. The field links with the turn and reduces self-inductance. Higher inductance bifilar counter wound two wires. Both wires oppose each other. Resultant field very small. Two wires carry current in opposite directions. Magnetic field produced by both wires oppose each other. Mutual cancellation occurs. Very low net magnetic field, very low inductance. Cross section view. Magnetic field strong, magnetic field nearly cancelled. Green wire clockwise, red wire counterclockwise. देखिए, स्टार्ट फिनिश, करंट आउट करंट इन। बेनिफिट रिड्यूसेस कॉइल इंडक्टेंस, improves high frequency performance, minimizes voltage spikes, better stability, suitable for high power pulse applications। देखिए, coil winding technique by winding two wires side by side in opposite direction, a resistor designer can reduce the coil inductance. This technique is known as bifilar winding or counter-wound winding. The two wires are wound closely together with one wire wound clockwise and the other wire wound counterclockwise. A Schmitt trigger circuit. A Schmitt trigger circuit achieves hysteresis by utilizing regenerative positive feedback. A Schmitt trigger circuit achieves hysteresis by utilizing regenerative positive feedback. The Schmitt trigger is also known as the regenerative comparator circuit. The Schmitt trigger is an inverting comparator with positive feedback. The inverting amplifier is obtained with an operational amplifier used as a comparator. The circuit uses positive feedback, so there is the regeneration of saturation voltages whenever input voltage crosses the threshold voltage. Let us observe an Schmitt trigger with positive feedback। देखिए, इनपुट वोल्टेज R1 R2, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है। ऑब्जर्व द यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर सर्किट। द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड and the output is connected to the non-inverting input via feedback resistance. Observe the hysteresis loop as the input voltage level crosses positive threshold voltage, the output switches from negative V saturation to positive V saturation. As input voltage crosses negative threshold voltage, the output switches from positive saturation to negative voltage saturation. The hysteresis width is 2T plus V saturation and negative V saturation is the maximum and minimum supply voltage or saturation voltages। एवलांच मल्टीप्लिकेशन इन जेनर डायोड। जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टकराकर नए इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं। इसे एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। उदाहरण, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओ, करंट अचानक बहुत बढ़ जाता है। यह जेनर एवलांचे डायोड का कॉन्सेप्ट है, स्मिथ ट्रिगर का नहीं। देखिए,
बार्कहाउसेन प्रिंसिपल। बार्कहाउसेन प्रिंसिपल यह ऑक्सीलेटर का नियम है। ए इंटू बीटा बराबर वन, मतलब कि फीडबैक कितना होना चाहिए कि सर्किट खुद ऑक्सीलेशन पैदा करता रहे। उदाहरण आरसी ऑक्सीलेटर, वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। यह स्मिथ ट्रिगर में उपयोग नहीं होता है। अब देखिए रीजनरेटिव फीडबैक सही उत्तर है। यह स्मिथ ट्रिगर का असली कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस इनपुट में भेजा जाता है। रीजनरेटिव का मतलब जैसे इनपुट थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, यानी आउटपुट खुद को और बढ़ाने लगता है, इसलिए सर्किट तुरंत ऑन ऑफ हो जाता है। देखिए स्मिथ सर्किट, मान लो एक कमरा है, तुमने एक बल्ब लगाया, नियम बनाया अंधेरा ज़्यादा होगा तो बल्ब ऑन, रोशनी ज़्यादा होगी तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर रोशनी बार बार थोड़ी बदल रही है, जैसे 49%, 50%, 51%, 50%, फिर 49%, फिर 51%, तो बल्ब देखिए ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, यानी बार बार फ्लिकर करेगा, झपकेगा। स्मिथ ट्रिगर क्या करता है? वह कहता है कि 60% से ऊपर जब होगा तो ऑफ हो जाएगा, और 40% से नीचे जब रोशनी होगी तो वह 40% से नीचे ऑन हो जाएगा। मतलब कि 40% से 60% के बीच में चाहे कुछ भी हो, बल्ब अपनी पुरानी स्थिति में रहेगा, इसलिए बल्ब बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा। मान लो इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। स्मिथ ट्रिगर का रूल है 5 वोल्ट पर ऑन तथा 3 वोल्ट पर ऑफ। मतलब कि यदि 1 वोल्ट होगा तो ऑफ रहेगा, 2 वोल्ट रहेगा तब भी ऑफ रहेगा, 3 वोल्ट होगा तब भी ऑफ रहेगा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट होगा तब भी ऑफ रहेगा। जब 5 वोल्ट होगा तब ऑन होगा, 6 वोल्ट होगा तब भी ऑन होगा। अब वोल्टेज घटती है, मान लीजिए 6 वोल्ट होगा तब भी ऑन रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा तब भी ऑन रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा तब भी ऑन रहेगा। फिर देखिए 3 वोल्ट जब होगा तो ऑफ हो जाएगा, 2 वोल्ट होगा तो ऑफ हो जाएगा। ध्यान दो, ऑन होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए था, लेकिन ऑफ होने के लिए 3 वोल्ट तक आना पड़ा, यही हिस्टेरेसिस है। स्मिथ ट्रिगर का असली काम गंदा सिग्नल को साफ सिग्नल बनाना। देखिए स्मिथ ट्रिगर सर्किट का उपयोग नॉइज हटाता है, सिग्नल को स्टेबल बनाता है, हिस्टेरेसिस पैदा करता है, पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करता है। स्मिथ ट्रिगर ऐसा कंपैरेटर है जो ऑन और ऑफ के लिए अलग अलग वोल्टेज रखता है, ताकि सिग्नल स्टेबल रहे और बार बार स्विचिंग न हो। स्मिथ ट्रिगर प्रैक्टिकल 3D सेटअप। देखिए फ्लैक फंक्शन जनरेटर, फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड 0 से 10 वोल्ट, आउटपुट देखिए भी इनपुट, इनपुट सिग्नल R2 33 किलो ओम, R1 100 किलो ओम। देखिए यह LM 358 12 वोल्ट, ग्राउंड 0 वोल्ट। देखिए ग्राउंड 0 वोल्ट, RL 1 किलो ओम भी आउटपुट 12 वोल्ट। देखिए ग्राउंड DC पावर सप्लाई। देखिए रेफरेंस वोल्टेज, कंपोनेंट पैरामीटर, कैलकुलेटेड थ्रेशोल्ड लेवल्स, ट्रुथ टेबल, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सर्किट डायग्राम। देखिए इनपुट R2 33 किलो ओम 12 वोल्ट, देखिए R1 100 किलो ओम, आउट भी आउटपुट RL लोड 1 किलो ओम। ग्राउंड टाइप इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, पॉजिटिव फीडबैक। इनपुट देखिए आउटपुट
Which of the following is a peak load power plant? Gas plant. Base load देखिए is the level that is typically does not go below, that is the basic amount of electricity that is always required. Base load is typically provided by large coal-fired and nuclear power stations. They may take days to fire up, and their output does not vary. Examples of base load power plant are nuclear power plant, coal power plant जो कि थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रन ऑफ रिवर स्टोरेज टाइप प्लांट्स जियोथर्मल प्लांट बायोगैस प्लांट बायोमास प्लांट सोलर थर्मल विथ स्टोरेज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पीक लोड is the daily fluctuation of electricity use. It is usually lowest in the morning and highest in the early evening. It also varies seasonally. Peak load, the variable part of the electrical supply, and the demand is provided by more responsive and smaller plants whose output can be quickly ramped up and down, or that can even be quickly turned on and off. Examples of peak load power plant are gas plant, solar plants, wind turbine, gas diesel generators, storage type hydro plants, pumped storage hydro plants. The gas filled in vacuum filament lamp is nitrogen. Vacuum filament lamp. It is a device that converts electrical energy into heat and light energy. It is generally made of glass with nitrogen filled to maintain the vapor pressure. The filament is made of tungsten which has very high melting point. Mystic point. Normal electric filament bulb are made of glass with inert gas argon filled in it. The filament is made of tungsten which has a very high melting point. Vacuum filament lamp nitrogen filled. देखिए ग्लास envelope tungsten filament support wire glass stem seal lead in wires screw cap insulator bottom contact nitrogen gas typically parameters. Important point phase angle 0 ones the power factor cos phi का मान 1 फिर देखिए W1 का रीडिंग VL cos 30 अंश प्लस फाई करणी में 3/2 VL अब देखिए W2 का रीडिंग VL cos 30 अंश माइनस फाई करणी में 3/2 VL अब देखिए टोटल पावर W1 प्लस W2 करणी में 3 VL cos फाई बोले तो करणी में 3 VL इसमें देखिए W1 बराबर W2 होगा। इस टेबल को रट जाओ। 2 वाटमीटर मेथड 3 फेज पावर मेजरमेंट प्रैक्टिकल कनेक्शन रूल्स करंट coil of each wattmeter in any two lines R and Y pressure coil of W1 between R and B pressure coil of W2 between Y and B is common to both pressure coil CC of W1 in R phase CC of W2 in star phase
PC of W1 between R and B, PC of W2 between Y and B, red phase Y, yellow phase B, blue phase CC current coil, PC pressure coil. Which operation is used in expression AB plus BC plus AC? SOP. Canonical form. Any Boolean functions that expressed as sum of minimum term or as a product of maximum term is said to be in its canonical form. There are two types of canonical forms SOP. Sum of products or sum of minimum term. Example of SOP: XY plus X dash Y dash POS. Product of sum or product of maximum term. Example of POS: X प्लस वाई कोष्टक में इंटू दूसरे कोष्टक में एक्स डैश वाई डैश कोष्टक बंद. Explanation: SOP contain only sum of minimum term, hence option 1 is the correct answer. इसे बहुत आसान तरीके से समझो. दिया गया एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है. यहाँ ए बी को ए एंड बी लिख सकते हैं, बी सी को बी एंड सी लिख सकते हैं, ए सी को ए एंड सी लिख सकते हैं. इनके बीच प्लस का मतलब आर होता है. इसको लिख सकते हैं ए एंड बी आर, बी एंड सी आर, ए एंड सी. यस ओ पी, यस ओ पी मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स. देखिए प्रोडक्ट मतलब एंड मतलब गुणा, सम मतलब आर मतलब जोड़. तो यस ओ पी का मतलब पहले एंड करो फिर उन सबको आर से जोड़ दो. ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश. देखिए अतः ये सभी एस ओ पी है. पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम. यहाँ पहले आर होता है फिर एंड होता है. देखिए पहले आर हुआ है फिर बाद में एंड हुआ है. यह पी ओ एस है, याद रखने का ट्रिक. सिंपल से एस ओ पी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पी ओ एस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम. देखिए सवाल दिया है डैम्पर वाइंडिंग यूज्ड टू स्टार्ट ए सिंक्रोनस motor and choose the suitable combination of correct choices. देखिए पहला है when a motor is overload it does not stop. यह सही बात है. कंपनसेटिंग यानी डैम्पर वाइंडिंग में होगा तो जब ओवरलोड होगा तब भी मोटर स्टॉप नहीं होगा. दूसरा सिंक्रोनस मोटर मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग. यह भी सही है. तीसरा डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बार्स एम्बेडेड इन द फेस ऑफ द फील्ड पोल्स. यह भी सही बात है. यानी ए बी सी ट्रू है. बट देखिए यहाँ पे चौथा वाला जो है वह गलत है. डैम्पर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज यूजुअली लो not high. The purpose of the damper winding is to allow sufficient current to flow through the bar to create the necessary torque for starting. If the resistance were high, it would limit the current flow and hinder the starting process. When the load on a synchronous motor is increased, the motor's speed may decrease due to the additional mechanical resistance. As a result, the motor may draw more electrical current to maintain its speed, which can lead to an increase in power consumption. If the load increase is significant,
The motor may not be able to maintain synchronous speed and can fall out of synchronization with the power supply, leading to a loss of efficiency and potential overheating. Synchronous motor finds applications where operating speed is less, around 500 rpm, and high power is required for low power output below 40 kW. In the medium speed range, the size, weight, and cost of the corresponding three-phase induction motor are very high. The angle of a capacitor can be accurately measured using shearing bridge. The angle लॉस एंगल ऑफ ए कैपेसिटर मेजर किया जाता है शेयरिंग ब्रिज से। देखिए शेयरिंग ब्रिज का फिगर, देखिए वोल्टेज सोर्स यहाँ पे, देखिए R2, यहाँ पे R4, देखिए कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर, मतलब कि देखिए तीन ठो कैपेसिटर होता है और तीन ठो इसमें रजिस्टर यूज होता है। और देखिए दो ठो आमने सामने की ऐसी भुजा होती हैं जिसमें एक में जो है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है कि पैरेलल में जुड़े होते हैं, तथा उसी के सामने वाली दूसरी भुजा में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए R1 C1 पैरेलल जुड़े हुए हैं, R4 और C4 सीरीज में जुड़े हुए हैं, और बाकी की दो आमने सामने की ऐसी भुजा होती हैं जिसमें सिंगल एक ठो में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और एक ठो में सिंगल कैपेसिटर जुड़ा होता है। अब देखिए दूसरा एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, देखिए यहाँ पे C1 परिवर्तन कैपेसिटर, R1 देखिए पैरेलल में जुड़ा होता है, और इसी के सामने वाले जो भुजा है यहाँ पे देखिए CX कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इसी के सीरीज में RX जुड़ा हुआ है। और देखिए इस वाले भुजा में सिंगल सिंगल इसमें कैपेसिटर और इसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बीच में डिटेक्टर लगा है शेयरिंग ब्रिज में। दिस ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ dielectric loss angle of capacitance. In the above circuit, R1 and C1 are unknown values. At balance condition Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। देखिए यहाँ पे जो है कि Z1 और Z4 मतलब कि आमने सामने के इम्पोर्टेंस के गुणा बराबर होता है। इन सबको हल करेंगे तो देखिए C1 बराबर आ जाएगा R4 C3 बटे के R2। प्रैक्टिकल इमेज, its value is not constant as it varies with weather because it depends on moisture, but should be less than 1 ohm. The earth wire and earth electrode will be the same material. The earthing electrode should always be placed in a vertical position inside the earth or pit so that it may be in contact with all the different earth layers. An earthing electrode should not be situated situated installed close to the building whose installation system is being earthed as at least more than 1.5 meter away. A good daylight illumination is 400 lux. Illumination lux. The human eye passes a tremendous power accommodation and it can work comfortably within an enormous range of illumination. At full moon, the sun provides about 1,20,000 lumen per meter square. Diffuse daylight near a window is of the order of 600 lumen per meter square.
value varying widely. Full moon light gives zero point 0.1 to zero point 0.3 lumen per meter square. Far reading usually 20 से 30 lumen per meter square is generally considered sufficient, though daylight illumination is much higher. Some persons can read without much strain even when illumination is as low as 3 lumen per meter square. Because of this, it is difficult to lay down definite value of illumination for various purposes, but the following summary will be found useful. देखिए लक्स बराबर luminous flux lumen बटे के एरिया मीटर स्क्वायर where lux unit of illumination LM lumen unit of luminous flux लक्स बराबर 5 lumen बटे के एरिया मीटर स्क्वायर में देखिए एरिया कैटेगरी कंपनी एक्टिविटी देखिए कवर्ड एरिया प्रूफ रीडिंग 95 से 185 लक्स ड्राइंग एंड एक्सहिबिशन 55 से 95 म्यूजियम में 35 से 55 बेडरूम और वेटिंग रूम में 18 से 32 हॉस्पिटल रेलवे यार्ड और प्लेटफार्म में 5 से 10 होटल रेस्टोरेंट में रिसेप्शन डाइनिंग रूम एंड बेडरूम में 150 से 200 अकाउंट्स एंड राइटिंग डेस्क पर 300 से 400 लक्स पावर स्टेशन बॉयलर हाउस टरबाइन स्टेज ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर चेंबर में 100 से 150 लक्स कंट्रोल रूम में 200 से 300 कैंटीन में 100 से 200 लक्स इंडस्ट्रियल पर्पज प्रिसीजन मशीन रूम में 240 से 500 लक्स लेथ एंड स्विंग मशीन में 140 से 185 लक्स जनरल लाइटनिंग फैक्ट्री में 18 से 35 लक्स स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी लाइब्रेरी लेक्चरर हॉल एंड वर्कशॉप में 200 से 300 लक्स डे लाइट 400 से 500 लक्स वेटिंग रूम एंड स्टेयर में 100 से 150 लक्स इफ 600 ल्यूमेन लाइट फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ल्यूमिनियस होगा 600 लक्स देखिए बॉक्सिंग रिंग में इल्यूमिनेशन 1750 से 2750 लक्स फिर देखिए रेक्ट ट्रैक्स पर 185 से 280 लक्स रेलवे शाउटिंग यार्ड में 110 से 200 लक्स अब देखिए स्पॉट ग्राउंड लोकेशन एक्टिविटी इल्यूमिनेशन फुटबॉल ग्राउंड में 100 से 200 लक्स टेनिस कोर्ट में 300 से 400 लक्स स्टेडियम में 200 से 300 लक्स रियल वर्ल्ड कंपैरिजन एप्रोक्स फुल मून 0.1 से 0.3 लक्स स्ट्रीट एट नाइट 5 से 10 लक्स लिविंग रूम एलईडी लैंप 50 से 150 लक्स ऑफिस डेस्क लैंप 300 से 400 लक्स फिर देखिए सन्नी डे आउटडोर 10,000 से 25,000 लक्स फुल नून सनलाइट डायरेक्ट 1,20,000 लक्स